गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह है फ्रांस की क्रांति। पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी क्रांति अकस्मात नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। वो इन्हीं कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के पूर्व का इतिहास जाना था। आज हम जानेंगे क्रांति के कारण क्या हैं, और उसमें से सबसे पहला जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। फ्रांस की राज्य क्रांति किसी एक कारण से नहीं हुई थी। न तो यह सिर्फ अत्याचार के विरुद्ध हुई थी और न असमानता के विरुद्ध। इसके पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक आदि कई कारण थे, जिनमें पहला है राजनीतिक कारण। फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की एक अजीब परंपरा कायम हो गई थी। लुई 14वें कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ। प्रशासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति अर्थात राजा में केंद्रित थी। सिद्धांत तथा व्यवहार में उसके अधिकार असीमित थे और उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। राजा की इच्छा ही कानून थी। 16वां लुई तो कहा करता था, यह चीज़ कानूनी है कारण मैं ऐसा चाहता हूँ। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि निरंकुश शासन के लिए एक योग्य तथा शक्तिशाली शासक की आवश्यकता होती है। परंतु संयोग की बात है कि 14वें लुई के दोनों उत्तराधिकारी लुई 15वां और लुई 16वां निरंकुश शासन के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुए। लुई 16वां, जिसके समय में क्रांति का विस्फोट हुआ, न तो प्रभावशाली था और न ही एक योग्य प्रशासक। उसमें इच्छा शक्ति और निर्णय बुद्धि का सर्वथा अभाव था। वह अपने आमोद प्रमोद में डूबा रहता था। उसका राजमहल यूरोप के अन्य शासकों के महलों की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। वहाँ सैकड़ों मेहमान रहते थे और हजारों की संख्या में नौकर थे। महल में आमोद प्रमोद और रंग रैलियों की भरमार थी। राजमहल पर प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में राजमहल पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का व्यय होता था, और इस निरर्थक खर्च के कारण लोग राज दरबार को राष्ट्र के सत्यानाश की जड़ कहते थे। फ्रांस के सम्राट को अपनी जनता की कठिनाइयों का पूरा पता भी न था और उसके पास इस तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं था। उसकी इस उदासीनता से उसकी जनता रुष्ट थी। लुई पर अपनी नव यौवना पत्नी मारी अंतोत्वा का बहुत प्रभाव था। रानी का आचरण अधिक अच्छा न था। उसने अपने कृपा पात्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवाने तथा राज दरबार के खर्च को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं थी। वह कई प्रकार की इकाइयों में विभाजित था, जिसमें समानता का अभाव था। कहने को सभी इकाइयाँ केंद्रीय शासन के अंतर्गत थी। प्रत्येक इकाई में एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो केंद्र के आदेशानुसार इकाई की शासन व्यवस्था को चलाया करता था। परंतु केंद्रीय शासन की निर्बलता का लाभ उठाकर इन इकाइयों के अधिकारी लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति शासन करने लगे थे। केंद्रीय आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया जाता था और उसके स्वयं के आदेश भी नित्य प्रति बदलते रहते थे। जनता इस प्रकार की शासन व्यवस्था से परेशान हो चुकी थी, और मज़े की बात यह थी कि एक इकाई के नियम दूसरी इकाई के नियमों से काफ़ी भिन्न हुआ करते थे। संपूर्ण फ्रांस में एक सामान्य नियम संग्रह का अभाव था। फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। शासन चाहे किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर सकता था और बिना मुकदमा चलाए सजा दे सकता था। लोगों को कहीं से भी न्याय मिलने की आशा नहीं थी। कानून और नियम केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए की सहायता के लिए थे। प्रोफेसर कैटलिबी ने फ्रांस की तत्कालीन स्थिति के संदर्भ में लिखा है, विशेषाधिकार, रियायत, विमुक्ति, कानून नहीं फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी।
इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी, जिससे उनका अभिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था, कुछ संगठन हो। ऐसी स्थिति में क्रांति का घटित होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता क्रांति का दूसरा मुख्य कारण था। समाज मुख्यतः 3 वर्गों अथवा श्रेणियों में विभाजित था। ये वर्ग थे पादरी अथवा धर्माधिकारी, दूसरा कुलीन सामंत और साधारण लोग। प्रथम 2 श्रेणियों के लोगों का विशेष सुविधा अथवा विशेष अधिकार प्राप्त थे और तीसरे वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। क्रांति के समय फ्रांस की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों की संख्या 2,70,000 थी, अर्थात कुल आबादी का सिर्फ 1% भाग। बात करते हैं हम लोग पादरी वर्ग की। क्रांति के पूर्व फ्रांस में चर्च का विशेष स्थान था और इसके पदाधिकारी यानी कि पादरी लोग समाज के सर्वोच्च शिखर पर थे। ये लोग प्रथम श्रेणी के सदस्य थे, जिसे फर्स्ट स्टेट कहा जाता है, कहते थे वहाँ पे फ्रांस के अंदर। चर्च के अधिकारी काफ़ी संपन्न तथा शक्तिशाली थे। फ्रांस को संपूर्ण जागीरी का 20% भूमि चर्च के अधिकार में थी, जिससे चर्च को बहुत अधिक आय होती थी और यह जो आय होती थी वह सरकारी करों से मुक्त होती थी। इस नियमित आय के अलावा कैथोलिक चर्च किसानों से सब प्रकार के फसलों पर धर्मांश भी वसूल करता था। ये कहा जाए कि एक तरह से धार्मिक कर हुआ करता था। चर्च की आय काफ़ी थी और वह जनहित के बहुत से काम भी करता था, परंतु चर्च के भीतर घोर पक्षपात और अपव्ययता का बोलबाला था। चर्च का नैतिक पतन भी हो चुका था और उसकी जड़ें खोखली हो चुकी थी। उसकी आय का अधिकांश भाग बड़े बड़े अधिकारियों जैसे आर्क बिशप एबॉट आदि की जेबों में चला जाता था और उनमें से अधिकांश आमोद प्रमोद एवं भोग विलास का जीवन बिताते थे। अतः लोगों में उनके प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। चर्च के धार्मिक कार्यों का संपादन साधारण पादरी लोग करते थे। इन लोगों की नियुक्ति तीसरे वर्ग अर्थात साधारण लोगों में से की जाती थी। इन्हीं लोगों को अपने भरण पोषण के लिए बहुत ही कम वेतन मिलता था। चर्च के बड़े अधिकारी इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे, परंतु साधारण पादरियों में से अधिकांशतः काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनका झुकाव सुधारवादी आंदोलन की तरफ था। यही कारण है कि क्रांति के समय में उन लोगों ने सर्वसाधारण का साथ दिया। अब हम बात करते हैं कुलीन वर्ग की। कुलीन लोग द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड स्टेट के सदस्य थे। इस वर्ग में सामंत, राज दरबारी तथा बड़े बड़े पदाधिकारी सम्मिलित थे। इनमें से अधिकांश मध्ययुगीन सामंतों के वंशज थे। फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 1/4 भाग कुलीनों की संपत्ति थी, जिसके सहारे वे शानो शौकत तथा भोग विलास का जीवन बिताते थे। अपनी संपन्नता तथा विशेषाधिकारों की वजह से समाज में इनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, परंतु इस वर्ग में भी आपसी एकता का अभाव था। हेजल के मतानुसार सामंतों के 2 वर्ग थे, एक सैनिकों का और दूसरा न्यायाधीशों का। पहला वर्ग पुराने योद्धा सामंतों का वंशज था और वह पीढ़ी दर पीढ़ी फ्रांस के राजाओं की सैनिक सेवा में रहते आए थे। दूसरे वर्ग में वे लोग थे जो अपने न्यायिक पदों के कारण कुलीन वर्ग की सेवा में रहते आए थे। कुलीन वर्ग के सदस्य बन गए थे। सैनिक सामंत भी 2 श्रेणियों में विभाजित थी, एक दरबारी सामंत और दूसरे प्रांतीय सामंत। यद्यपि दरबारी सैनिक सामंतों की संख्या काफ़ी कम थी, परंतु शान शौकत और ऐश्वर्य प्रदर्शन में वे सबसे आगे रहते थे। ये लोग
मनमाने तरीके से जागीरों का प्रबंध चलाते थे और किसानों का हर संभव उपाय से शोषण किया करते थे। ऐसे सामंत समाज में ईर्ष्या व तिरस्कार के पात्र बने हुए थे, क्योंकि प्रशासन के अधिकांश उच्च पदों पर भी उन्हीं का एकाधिकार था। प्रांतीय सामंत अपना अधिकांश समय अपनी जागीरों में ही बिताया करते थे। उनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और कुछ तो ऐसे थे जिसकी आय किसानों से अधिक न थी, फिर भी सामंतों की रीति नीति एक जैसी ही थी। किसानों का शोषण करना, उनसे बलात् बेगार लेना, और इसकी वजह से किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त था। अब हम बात करते हैं तीसरा वर्ग। उपयुक्त दोनों वर्गों के अलावा अन्य सभी लोगों को तीसरे वर्ग यानी थर्ड स्टेट का सदस्य माना जाता था। इस वर्ग के लोग सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के विभिन्न अंगों में व्यापक अंतर था। धनी व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार, किसान और मजदूर सभी तीसरे वर्ग के सदस्य थे। इस दृष्टि से इसमें एक रूपता का अभाव था। इस वर्ग को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे बुर्जुआ अथवा मध्यम वर्ग, दास्तकार तथा मजदूर, और मजदूर के तथा किसान वर्ग। हम बात करते हैं अब इसमें मध्यम वर्ग की। फ्रेंच भाषा में इसके लिए वर्ग के लिए जो बुर्जुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वर्ग में वे सभी लोग सम्मिलित थे जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था। लेखक, कलाकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, साहित्यकार, व्यवसायी, व्यापारी, साहूकार, कारखानों के मालिक, निम्न पदस्थ सरकारी कर्मचारी आदि मध्यम वर्ग में थे। इस वर्ग की आर्थिक दशा संतोषजनक थी और शासन के अधिकांश निम्न पदों पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। प्रथम दोनों वर्गों, पादरी एवं कुलीन वर्ग को इस वर्ग की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता पड़ती थी। इस संपर्क की वजह से इस वर्ग को थोड़ी सी सुविधाएं भी प्राप्त थी। मध्यम वर्ग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में संशोधन का समर्थक था। बुद्धिमान, कर्मठ और शिक्षित और धनी होने के उपरांत भी देश की राजनीतिक संस्थाओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं था, जबकि यह वर्ग देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम करने का इच्छुक था। ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदलने से ही संभव हो सकता था। अतः इन दोनों वर्गों में संघर्ष एक तरह से अनिवार्य था। R.R. पाल्मर ने लिखा है कि मध्यम वर्ग के असंतोष का सर्वाधिक मुख्य कारण यह था कि सुयोग्य एवं समृद्ध होते हुए भी उन्हें कुलीनों के समान सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था और वे राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। यही कारण है कि क्रांति के समय समानता का नारा बुलंद किया गया और इस नारे को बुलंद करने वाले मध्यम श्रेणी के लोग ही थे। अब बात करते हैं हम लोग शिल्पकार। बुर्जुआ वर्ग के नीचे शिल्पकार लोग थे। इन्हें दास्तकार भी कह सकते हैं। इनमें से अधिकांश नगरों में बसे हुए थे और ये लोग अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, परंतु सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा संरक्षण प्राप्त नहीं था और कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग उनका निरंतर शोषण किया करते थे, जिसकी वजह से वे लोग भी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी परेशान थे। अब हम बात करते हैं कृषक वर्ग की। फ्रांस की अधिकांश आबादी कृषक वर्ग की थी। राज परिवार, शासन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का अधिकांश समय वे इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था, परंतु उन्हें दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जागीरदार को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। करों के अलावा उन्हें अधिकारों तथा सामंतों की अनेक प्रकार की निःशुल्क सेवाएं भी करनी पड़ती थी, परंतु राजनीतिक और शासन में उनका कोई प्रभाव नहीं था। न तो उनके पास किसी प्रकार के अधिकार थे और न ही सुविधाएं। भूमि कर सख्ती से वसूल किया जाता था
अकाल अथवा कम पैदावार के दिनों में भी उन्हें किसी प्रकार की माफ़ी अथवा छूट नहीं दी जाती थी। उन्हें दीनहीन जीवन बिताना पड़ता था। न तो उन्हें भरपेट भोजन ही नसीब हो पाता था और न तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। आमोद प्रमोद तथा भोग विलास तो उनके जीवन से कोसों दूर था। इस प्रकार करों के भारी बोझ से किसानों की कमर टूट चुकी थी। उनकी आय का लगभग 85% करों के रूप में चला जाता था। अतः सुविधा संपन्न वर्गों के प्रति उनके रोष की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। यही कारण है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो किसानों ने हृदय से उसका स्वागत किया और कुलीन वर्ग का सफाया करने में पूरा पूरा सहयोग दिया।